सो गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे चैप्टर, उसमें से हमने बहुत सारी डिफिनेशंस पढ़ ली थी। जो बची हुई डिफिनेशंस हैं आज हम उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट। डिस्काउंट में थे हम। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है? इट इज अ रिबेट, इट इज अ रिबेट or an allowance given by the seller to buyer. It is of two types. देखिए डिस्काउंट का मतलब क्या था? डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जो आपका प्राइस है, जो आपकी कॉस्ट है, यानी एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन से कोई ट्रांजेक्शन करता है, सेल परचेस करता है। उस सेल परचेस के दौरान जो उसकी कॉस्ट है, आई मीन टू से कि जो उसका प्राइस है, उस प्राइस को वो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, उसमें छूट देता है। जैसे मान लीजिए 10,000 की कोई चीज है, एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, ये पेन है और इस पेन की प्राइस है 10 रुपए। अब इसको जब बेचने सेल टाइम के टाइम पर हम सेलर अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कई बार क्या करता है कि इसके प्राइस को कम करके बेचता है, जिसको डिस्काउंट कहा जाता है। जैसे 10 रुपए का पेन है तो उसने कहा कि इसको ऑफर के तौर पर हम आपको 7 रुपए में दे देंगे। तो ये जो 3 रुपए इसकी वैल्यू कम की गई है, वैल्यू को कम किया है, इसकी जो सेल प्राइस है उस सेल प्राइस को कम किया है, वो क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। अब रिबेट का मतलब छूट है, अलाउंस का मतलब ही छूट है, यानी हेल्प करना, सहायता देना। किसको कौन देता है? सेलर देता है बायर को। और ये दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। एक क्या होता है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा क्या होता है? कैश डिस्काउंट। एक है ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है इट इज अ रिबेट अलाउड बाय सेलर टू बायर टू अ फिक्स्ड परसेंटेज। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है? फिक्स परसेंटेज होता है जो अलाउ करता है आप द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट में उसने अपना प्रॉफिट प्लस किया, अब जो वैल्यू आई वो लिस्ट प्राइस कहलाती है। उस लिस्ट प्राइस में से कुछ वैल्यू को वो एक फिक्स परसेंटेज से कम कर देता है। जैसे दिवाली ऑफर चल रहा है 10%, 20%, अमेजॉन वगैरह पर, फ्लिपकार्ट वगैरह पर भी आप देखते हैं कि 10% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है। या आप बुक्स खरीदने जाते हैं तो वहाँ 25% का डिस्काउंट है। एक ट्रेंड होता है बिजनेस का कि इतना हम उसको बंदे को डिस्काउंट अलाउ करेंगे। मेन पर्पज ये होता है ट्रेड डिस्काउंट का कि सेल को इंक्रीज करना। मेन पर्पज क्या है? सेल को इंक्रीज करना, सेल को बढ़ाना, ये मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद सेकंड टाइप का जो है वो है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? सेलर देता है किसको? बायर को। मेकिंग प्रॉम्प्ट और क्विक पेमेंट। यदि कोई बंदा जल्दी पेमेंट कर दे तो उसको हम क्या करेंगे? जैसे हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, ये कैलकुलेटर है बच्चों, इस कैलकुलेटर को मान लीजिए ये 1000 रुपीज का है। अब इसको हमने सेल कर दिया 1000 में, और अब हमको इसका पैसा वसूल करना है, हमको जल्दी पैसा मिल जाए। क्योंकि जल्दी पैसा मिल जाएगा, कैश का फ्लो बना रहेगा, तो हमारा बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली होगा। हमें उस पैसे, जो हमें पैसा मिलेगा उससे हम नया मटेरियल खरीद के और फिर से सेल कर देंगे। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी रिकवरी कैश की जल्दी से जल्दी हो। इसलिए हम बंदे को क्या करते हैं, 1000 देने में बंदा थोड़ा सा सोचेगा, तो हम उसको बोलेंगे कि एक काम करो, यदि आप अर्ली पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे। मान लीजिए कि आपकी बिजनेस की टर्म है 2 साल, सॉरी, आपका क्रेडिट टर्म है आपकी। आप जब भी सेल करते हैं तो आपने एक पॉलिसी बना रखी है, यदि आप उधार में सेल करेंगे, क्रेडिट सेल करेंगे, तो उसकी रिकवरी आप 2 महीने में 60 दिन बाद पेमेंट लेते हैं। लेकिन 60 दिनों बाद किसकी पोजीशन कैसी होगी आपको अंदाजा है? नहीं है, नहीं लगाया जा सकता। जैसे देखिए मार्च, 21 मार्च तक हम कुछ अलग प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। अब जब लॉकडाउन लग गया तो सबकी प्लानिंग सबकी फेल हो गई, सारी चीजें बंद हो गई। अब आगे आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी फ्यूचर में कोई भी संभावनाएं हो तो उनसे निपटने के लिए बिजनेसमैन क्या कोशिश करता है कि वो रिकवरी अमाउंट की जल्दी से जल्दी कर ले, जल्दी से जल्दी अमाउंट की रिकवरी कर ले। इसलिए वो क्या करता है कि जल्दी पेमेंट पाने के लिए अपना जो ट्रांजैक्शन वैल्यू जितना उसे लेना है उसमें से कुछ परसेंटेज डिस्काउंट के रूप में अलाउ कर देता है, जिससे उस कैश की रिकवरी जल्दी होती है।
कैश की रिकवरी जल्दी होने से क्या होता है, बिजनेसमैन को थोड़ा सा तो लॉस होता है, लेकिन चूंकि पैसा जल्दी मिल गया तो पूरा पैसा डूबने का जो चांस है वो नहीं होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम चलते हैं वाउचर। तो वाउचर क्या होता है, एक एविडेंस है। वाउचर क्या है, एक एविडेंस है। एविडेंस यानी प्रूफ है कि आपका ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं बाजार में तो वहां से आप रसीद लेते हैं, उस रसीद को ही क्या कहा जाता है, वाउचर। जैसे आप स्कूल में फीस पेमेंट करते हैं तो फीस रिसिप्ट मिलती है आपको। उसके बाद इट इज डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, और इसी के बेसिस में आप बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि हमें कितना लेना या देना है, या हमने कितना खर्चा कर दिया, हमें कितनी इनकम होना है। इसी सिंपली आप याद रखें कि वाउचर का मतलब क्या है, एक एविडेंस यानी एक प्रूफ, एक सबूत कि हाँ दो पार्टियों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, उसी को आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोप्राइटर का मतलब होता है बिजनेसमैन, वो पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे लगाता है, कैपिटल लगाता है, बिजनेस शुरू करता है, वो बंदा प्रोप्राइटर कहलाता है। एंट्री का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्री सिंपली ये कहलाता है। हाँ, डिप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा हमारा एक चैप्टर है डिप्रिसिएशन का। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है, उस फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आई है। वो कमी आने के लिए भी कुछ वजह है, कुछ रीजंस हैं। जैसे एक्सीडेंट की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई, या फिर उसको उस एसेट्स को आपने यूज किया इसलिए उसकी वैल्यू कम हो गई, या फिर इफ्लक्स ऑफ टाइम, समय गुजर गया इसलिए उसकी वैल्यू कम हो गई, या फिर आउट ऑफ ट्रेंड हो गई वो चीज, इसलिए उसकी वैल्यू में कमी आ गई। यदि इन चार वजह से, एक्सीडेंट, इफ्लक्स ऑफ टाइम, वियर एंड टीयर कॉस्ट, या फिर आउट ऑफ ट्रेंड होना जिसको बोला जाता है एब्सोलेंस, यदि आउट ऑफ ट्रेंड हो गया कोई चीज तो उसकी वजह से यदि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो उसको क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब क्या है गाइस बच्चों, डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो उसको क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन। बैड डेट, बैड डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैड डेट का मतलब होता है इरिकवरेबल अमाउंट। इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, इरिकवरेबल, मतलब वो अमाउंट जो रिकवर नहीं हो सकता। यानी कोई ऐसा बंदा है जिसको आपने उधारी में सेल किया, जैसे आप यूं समझिए कि आपके पास डेटर और क्रेडिटर हैं, डेटर और क्रेडिटर हैं। अब आपको उनसे क्या करना है, पैसा लेना है डेटर से। डेटर क्या होता है, जिस बंदे से आपको पैसा लेना होता है वो बंदा आपका डेटर होता है। ट्रेड रिसीवेबल, इस बंदे से आपको पैसा लेना है, अब ये पैसा नहीं दे सकता, इससे पैसा आप रिकवर नहीं कर सकते, तो उसको आप क्या कहेंगे, बैड डेट। उसको आप क्या कहेंगे, बैड डेट। बैड डेट का सिंपल सा मतलब क्या है कि इरिकवरेबल अमाउंट। यदि हम किसी व्यक्ति से पैसा रिकवर नहीं कर सकते, उसकी हालत खराब है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैड डेट। फिर इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकता, जो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकता उसको हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन है जिसकी लाइबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है। यदि किसी पर्सन की एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज ज्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब इससे पैसे नहीं मिलेंगे, ये डूब हो गया है, ये दिवालिया हो गया है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब ये है कि आपने एक बार किसी भी चीज को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया, वो जो वैल्यू थी रिकॉर्ड करने की, जिस वैल्यू पर आपने उसको अपने बुक्स में लिख के रखा है, रिकॉर्ड किया है, वही वैल्यू क्या कहलाती है, बुक वैल्यू। जैसे फर्स्ट चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग पी&एल, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट, ये जो तीनों चीजें हैं, इसमें से जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में किसी भी आइटम की जो वैल्यू लिखी जाती है उसको कहा जाता है बुक वैल्यू। फिर एंटिटी का मतलब होता है
एक इकोनॉमिक यूनिट जो कि क्या करती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। एक्टिविटीज दो, बिजनेस एक्टिविटी दो तरह की होती है, एक होती है इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि एक ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए की गई है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए, पैसे कमाने के लिए यदि कोई काम आपने किया है तो वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और यदि कोई ऐसी यूनिट है, कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो है ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जिससे उसकी अर्निंग हो, तो वो क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आया वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि बिजनेस को रन करने के लिए जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड है, जो भी पैसा चाहिए करंट बिजनेस को चलाने के लिए, उसकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो भी अमाउंट लग रहा है, वो अमाउंट क्या कहलाता है बच्चों, वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए तो अब जो बचा वो क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल। फिर बैलेंस शीट का मतलब है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लायबिलिटी और एसेट्स को लिखते हैं। टर्नओवर का मतलब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो भी हम टोटल सेल करते हैं, जो हमारी टोटल सेल वैल्यू होती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो क्या कहलाती है, टर्नओवर। स्टोर्स का मतलब है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा गोडाउन जहां पर क्या किया जाता है, मटेरियल को रखा जाता है कंजम्पशन के लिए, बिजनेस एक्टिविटी में कंज्यूम हो जो। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपने, इट रिफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ कंपनीज विथ इंटेंशन टू अर्निंग रिटर्न, इंटरेस्ट और डिविडेंड। इंटरेस्ट या डिविडेंड कमाने के उद्देश्य से यदि आप किसी दूसरी कंपनी में या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं या डिवेंचर्स खरीदते हैं। शेयर डिवेंचर सिंपली ये है कि आप शेयर मार्केट, यदि शेयर बाजार आपने नाम सुना है तो बहुत अच्छी चीज है, उसमें यदि हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। हालांकि इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब ये है, आप लोग अभी सिर्फ इतना समझिए कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने कहीं पैसा लगाया और वो पैसा सिर्फ इसलिए लगाया है कि आप इससे कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे तो ब्याज के रूप में, चाहे तो डिविडेंड लाभांश के रूप में, वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। आप बैंक में एफडी भी कर देते हैं, उस क्योंकि आपने एफडी ताकि आपको ब्याज मिल सके, ज्यादा ब्याज मिल सके, तो वो भी क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लाइव स्टॉक का मतलब होता है, लाइव स्टॉक मतलब जैसे मत्स्य पालन यानी मछली फार्मिंग, फिश फार्मिंग हो गई, या फिर मुर्गा पालन हो गया, या फिर गौशालाएं आपने खोली, यानी यदि इस तरीके से जीवित जो एनिमल्स हैं उनकी यदि आप फार्मिंग करते हैं, उनका आप बिजनेस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, लाइव स्टॉक। वो चीज कहलाती है लाइव स्टॉक। उसके बाद ये हमारे डिफिनेशंस हैं। उसके बाद यदि कोई डिफिनेशन छूट गई हो तो मैं आपको एक बार और रिकैप कर देता हूँ, अदरवाइज ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। देख लेते हैं हम, और नहीं तो फटाफट एक फास्ट रिवीजन ले लेते हैं। चलिए एक फास्ट हम रिकैप रिवीजन ले लेते हैं। कैपिटल का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया है वो क्या कहलाता है, कैपिटल। उसके बाद ड्राइंग का मतलब ये है कि यदि बिजनेसमैन ने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, डोमेस्टिक और पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ कर लिया, चाहे वो गुड्स हो, कैश हो, एसेट्स हो या स्टॉक हो, कुछ भी उसने यदि निकाल लिया और वो उसका पर्पस क्या है, पर्सनल एक्सपेंस करना, घर के खर्चे चलाना है, बीवी को गिफ्ट देना है, तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग। उसके बाद गुड्स का मतलब है कि एक गुड्स इंक्लूड्स ऑल दोज व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, यानी कोई आपने ऐसा आइटम खरीदा है जिसको आप बेच देंगे तो वो आइटम क्या कहलाता है, गुड्स। गुड्स की भी जिस और दूसरी चीज ये है कि एक बिजनेस जिस पे डील करता है, एक बिजनेस जिस पर डील करता है वो क्या कहलाता है, एक बिजनेसमैन, इट मीन्स एनी आइटम
डील्स दैट गुड्स फॉर दैट बिजनेस। इसका मतलब ये है कि एक व्यापारी जिन चीजों पर डील करता है वो चीजें क्या कहलाती हैं, गुड्स। जैसे फर्नीचर डीलर है, स्टेशनरी बुक्स डीलर है, तो उसके लिए स्टेशनरी, और फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। लेकिन आप हमारे और आपके लिए हमारे और आपके लिए फर्नीचर क्या कहलाएगा, हमारे और आपके लिए फर्नीचर का मतलब होता है एसेट्स। हम क्योंकि हम उस यदि गुड्स का सिंपल सा मतलब है कि आपने उसको खरीदा ही क्यों है कि आप उसको रीसेल कर देंगे। उसके बाद परचेस, परचेस का मतलब है, परचेज एक ऐसी टर्म है जो कि बिजनेस डील्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें चीजें आइटम्स खरीदी जाती हैं और खरीदने का उद्देश्य रीसेल होता है। परचेज रिटर्न का मतलब यह है कि आपने कोई आइटम उधारी में खरीदा है और अब आप उसको क्या चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं। आपने खरीदा, आपके स्पेसिफिक जो आइटम था वो आपका पर्पस फुलफिल नहीं करता है, डिफेक्टिव आइटम है, आप उसको वापस देना चाहते हैं, तो परचेज रिटर्न है। सेल्स का मतलब है कि जो आपने किसी दूसरे बंदे को सेल कर दिया, इसलिए सेल कर दिया ताकि आपको रेवेन्यू जनरेट हो, आपको कस्टमर से पैसा मिले, तो वो क्या कहलाता है, सेल्स। सेल्स के बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब ये है कि आपने जिस बंदे को बेचा था उसका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, या फिर गुड्स डिफेक्टिव हैं। जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनसे चीजें, टाटा क्लिक, इनसे चीजें खरीदते हैं ऑनलाइन, आपको चीजें पसंद नहीं आती, आप उसको रिटर्न कर देते हैं, तो वो कहलाता है परचेज रिटर्न। और जिस बंदे ने आपको बेचा था उस बंदे के लिए, आपके लिए तो क्या है वो परचेज रिटर्न, लेकिन जिस बंदे ने आपको सेल किया था उस बंदे के लिए वो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, और आपके लिए क्या है, परचेज रिटर्न। रेवेन्यू का मतलब ये है कि अमाउंट जो सेल आपने जो किया है, उस सेल से आपको जो पैसा मिलने वाला है कस्टमर से, वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि आपने गुड्स सेल करके जो पैसे मिलने वाले हैं वो रेवेन्यू है, और उस गुड्स को खरीदने में जो पैसे लगे हैं वो एक्सपेंसेस कहलाता है। एक्सपेंसेस के बाद इनकम। इनकम का मतलब ये है कि आपके रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। एक्सपेंसेस कम है और रेवेन्यू ज्यादा है, तो वो क्या कहलाता है, इनकम। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट का मतलब है कि गुड्स को या पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, खरीदने में, एक्वायर करने में जो एक्चुअली आपका एक्सपेंस लगता है वो उस पर्टिकुलर आइटम की क्या कहलाती है, कॉस्ट। इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक कंपनी है वो पंखे बनाती है, फैन, उसमें मटेरियल 600 का लगा, लेबर 200 का लगा, अदर एक्सपेंसेस 100 के लगे, तो टोटल फैन को कंप्लीट बनाने में कितने पैसे लगे, 6 प्लस 2 और प्लस 1, यानी 900 रुपए आपकी क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ फैन। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दें। टोटल रेवेन्यू यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो अभी आपको रिसिप्ट हुई है वो, उसमें से उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पीरियड में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप क्या करें, उसको एक्सपेंसेस जो लगे हैं उनको माइनस कर दें टोटल रेवेन्यू में से, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट गेन। ये पीडीएफ फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच्ड होगी, आप इसको वहां से डाउनलोड कर लेना। गेन। गेन का मतलब है मॉनेटरी बेनिफिट, सरप्लस और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसके साथ में यदि इंसिडेंटली यदि आपको कोई बेनिफिट होता है तो वो बेनिफिट क्या कहलाता है, गेन। और ऐसे ही लॉस। लॉस का मतलब क्या है कि आपका प्रॉफिट का अपोजिट, प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू ज्यादा था और टोटल एक्सपेंसेस कम थे। लॉस का जब ये कहानी रिवर्स होगी, यानी आपके टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और टोटल रेवेन्यू कम होगा, तो क्या कहलाता है, लॉस। अब अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर का मतलब है एक 12 महीनों का पीरियड जिसमें आप पूरा हिसाब लगाएंगे कि आपको आपको कितना खरीदना या बेचना है, उसका जो आप हिसाब लगाएंगे, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, ये क्या कहलाता है, अकाउंटिंग ईयर। स्टॉक एंड इन्वेंट्री। स्टॉक को ही दूसरे शब्दों में इन्वेंट्री कहा जाता है। स्टॉक का मतलब ये कि आपने जो गुड्स सेल करने के लिए परचेस किया था उसमें से आप पूरा सेल नहीं कर पाए, आपने जो गुड्स परचेस किए थे फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, आपने इसलिए खरीदा था
कि आप इसको बेच देंगे। ये मैंने मोबाइल पूरा डब्बा खरीदा एक बॉक्स और ये सोचा है कि मैंने इसको बेच दूंगा। अब इसमें मान लीजिए 25 पेन का ये पैकेट है, अब इसमें से मैंने 20 बेच दिए, बचे कितने? 5। अब ये जो 5 है ये क्या कहलाएंगे? स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कहलाएगा। और स्टॉक या इन्वेंट्री कितने टाइप की हो गई? क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद इन्वेंट्री और के और टाइप क्या हो गए? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल जो अनप्रोसेस्ड है, जिसमें अभी प्रोसेस हुई नहीं है। और वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है? जिसमें आधा अधूरा काम हो गया है और आधा अधूरा काम बचा है, कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बना वो। उसके बाद इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो कंप्लीट बन गया, जैसे पेन है, इसमें कैप, इंक, रिफिल सब कुछ है, तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट है, फिनिश्ड गुड है। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यानी अनसोल्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स जो आपने बनाए हैं, उन फिनिश्ड गुड्स में से जो आप नहीं बेच पाए हैं, जो अभी भी रखे हुए हैं बेचने के लिए, वो क्या कहलाता है? स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। उसके बाद हम आगे बढ़े तो डेटर्स, डेटर्स का मतलब उस पर्सन से है जिस पर्सन को हमने क्रेडिट में गुड्स सेल किए हैं। उसके बाद क्रेडिटर का मतलब वो है जिससे हमने क्रेडिट में यानी उधारी में गुड्स खरीदा है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो दो लोगों में ट्रांजैक्शन हुए हैं सेल परचेस के, एसेट्स लायबिलिटी के, वो क्या कहलाते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। इवेंट क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन प्लानिंग करके होता है, और इवेंट का मतलब है कि हम बिजनेस के दौरान कोई एक अचानक सडन कोई हमने परफॉर्म कर दिया, कोई ट्रांजैक्शन कर दिया, तो वो इवेंट कहलाता है। एसेट्स का मतलब है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी या राइट जो आपके पास है, उससे आप फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करेंगे, यानी भविष्य में पैसा कमाने के लिए काम आएगा, यदि वो आपका राइट या फिर वो आपका का प्रॉपर्टी, आपके पास जो राइट या प्रॉपर्टी है जो फ्यूचर में आपको क्या करेगा? इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगा, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? एसेट्स। एसेट्स के टाइप हैं करंट एसेट, फ्लोटिंग एसेट, सर्कुलेटिंग एसेट, एक्टिव एसेट, शॉर्ट लाइव्ड एसेट, यानी जिसको हम विद इन 12 मंथ या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जिसका हमें पेमेंट मिल जाएगा, यानी प्रॉफिट हो जाएगा, रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, वो क्या कहलाता है? करंट एसेट। कुछ एग्जांपल हैं कैश, बैंक बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एटसेट्रा। नॉन करंट एसेट यानी फिक्स्ड एसेट्स यानी लॉन्ग टर्म एसेट, जिसका बेनिफिट हमें बहुत लंबे टाइम तक मिलेगा, वो क्या कहलाता है? नॉन करंट एसेट। उसके बाद टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब एक ऐसी एसेट जिसका फिजिकल शेप है, जिसको आप अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो चीज क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती है। जैसे मोबाइल है, ये पेन है, ये कैलकुलेटर है, बुक्स हैं, फर्नीचर है, मशीनरी है, इनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है? टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट का मतलब होता है एक ऐसी एसेट जिसको आप देख छू नहीं सकते, जिसको आप देख छू नहीं सकते, तो वो क्या कहलाता है? इनटेंजिबल एसेट्स। उसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा। उसके बाद वेस्टिंग एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट से है जो विच आर कंज्यूम्ड थ्रू बीइंग वर्कड आर यूज। इट आल्सो इंक्लूड्स एसेट्स विच गेट एग्जॉस्टेड विथ लैप्स ऑफ टाइम। यदि कोई ऐसी एसेट है जो रखे रखे एक्सपायर हो गई या फिर कंज्यूम्ड हो गई, उसको वेस्टिंग एसेट बोलते हैं, जो खराब हो गई। ऑयल वेल्स, कोल माइंस, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, सैंड माइंस एटसेट्रा। जैसे आप मान लीजिए कोई खदान है, कोयले की खदान है, अब उस कोयले की खदान में से ऐसा था कि आपको 100 मैट्रिक टन कोयला निकालना था, उसमें से आपने 80 मैट्रिक टन निकाल लिया, तो 100 निकालना था, आपने 80 निकाल लिया, तो 80 मैट्रिक टन का जो एसेट है आपका, वो क्या हो गया? कंज्यूम हो चुका है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? वेस्टिंग एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट्स मतलब नॉमिनल एसेट्स जो एक्चुअल में एसेट्स नहीं है, फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं करता, एक्चुअल में ये एक्सपेंसेस हैं जो कि रियलाइज नहीं हुए हैं और फ्यूचर में रियलाइज
होंगे भी नहीं। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब है इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओन्स टू आउटसाइडर। लाइबिलिटी मतलब एक फर्म जो दूसरे को पेमेंट देना चाहती है वो क्या कहलाती है, लाइबिलिटी। आउटसाइड द बिजनेस जो पेमेंट करना चाहती है वो कहलाती है लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटी जिसका पेमेंट आपको रीपेमेंट का पीरियड जो है वो लॉन्ग टर्म होगा, बहुत दिनों तक आपको पेमेंट देना है। करंट लाइबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन 12 मंथ आपको करना है। कंटिजेंट लाइबिलिटी का मतलब ये है कि एक ऐसी लाइबिलिटी जिसका होना या ना होना फ्यूचर के किसी इवेंट पे डिपेंड करता है, वो क्या कहलाता है, कंटिजेंट लाइबिलिटी। जैसे मान लीजिए कि फ्यूचर में यदि आपके कोई ऐसा एक्सपेंस होना है जो श्योर नहीं है होगा या नहीं होगा, वो कंटिजेंट लाइबिलिटी। जैसे मान लीजिए कि आपके फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो गया, उससे वर्कर को डैमेज हो गया। अब उस वर्कर को आपने कंपनसेशन दे दिया 50,000 का, लेकिन उसका कहना है कि मुझे कंपनसेशन 5 लाख रुपए चाहिए, 50,000 से मेरा काम नहीं चलेगा, भाई मेरा हाथ टूट गया, मैं किसी काम का नहीं रह गया। तो आपने मना कर दिया, आपने सिर्फ 50,000 रुपए दिए, उस बंदे ने कोर्ट केस कर दिया। अब ये जो 5 लाख वो मांग रहा है उसमें से 50,000 तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, अब कितना बचा, 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपए आप तब दोगे, तब देना पड़ेगा जब कोर्ट आपके अगेंस्ट डिसीजन दे और उस लेबर के फेवर में डिसीजन दे। इस तरीके से फ्यूचर में जो लायबिलिटी जनरेट होने वाली है, जिसका होना या ना होना फ्यूचर पर डिसाइड करता है, वो कहलाती है कंटिजेंट लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर की है, जैसे कैपिटल पढ़ते टाइम हमने पढ़ा था कि कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है। एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी बाहर की लायबिलिटी जो बिजनेस के बाहर देना है, जैसे लोन चुकाना है, बिल्स पेबल देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ये अकाउंट एक समराइज्ड रिकॉर्ड है जिसमें हम हिसाब रखते हैं, पर्टिकुलर प्रोफार्मा में टी शेप में बनता है ये, कि हमने किससे कितना लिया या दिया इसका हिसाब रखा जाता है, वो अकाउंट है। रिसिप्ट का मतलब ये होता है